मात्र 10 रुपए में आप 1 यूनिट गोल्ड का ओन मुझे कर लग रहा सकते था हो। 500 ऐसा कुछ होगा, 10 रुपए में। Yes. वोलेटिलिटी अगर हम देखें, एक लोअर लेवल और एक अपर लेवल, इक्विटी इतने में बाउंस ये कर सकता है, गोल्ड का क्या है? अगर इक्विटी मार्केट्स की अगर एनुअल वोलेटिलिटी बात करें तो लेट्स से 15 से 20% अगर है तो गोल्ड की 10 to 11% रहेगी। ऑलमोस्ट हाफ आप ले लो। 2-3 साल में तो गोल्ड ने 30% 35% प्लस रिटर्न दिया हुआ है। ये साल में अगर आप रिटर्न देखें तो टिल डेट 28% रिटर्न गोल्ड ने दिया हुआ है। तो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, कोविड में जैसे हुआ था पैंडेमिक, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पूरा बंद हो गया, तो उस टाइम एक गोल्ड ही है जो अपना जो वैल्यू है वो प्रोटेक्ट करता है। बाकी ऐसे क्लास क्या होता है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। विद दैट वैल्यू कम्स अ क्वेश्चन, Hi everyone, welcome to another episode of Behind the Portfolio, brought to you by Lemon, the investment app, in collaboration with Tata Mutual Fund, where we discuss the lives of fund managers and the funds they manage. My guest for today is someone जिनको पिछले 16 सालों से commodities यानी कि gold and silver का experience है. So we'll talk more about it. But hi sir, hello, how are you? Hi, I'm good. How are you? Good. Thank you for coming here. आप गुजरात से हो, right? Yes. वहाँ पे द कॉन्वर्सेशन इज ऑल्सो एवरीवेयर अराउंड फाइनेंस, जितना मैंने सुना है. हाउ मच इट इज मतलब इट प्लेज अ रोल इन समवन गेटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस? जी डेफिनेटली, आई मीन जो बोलते हैं ना संगत वैसी असर। हाँ. तो गुजरात में तो इधर यू हैव बिजनेस माइंड और स्टॉक मार्केट का रहता ही है। सो आप कहीं पे भी खड़े हो, चाय की टपरी पे या फिर कहीं पे भी एक ये डिस्कशन तो रहता है कि आज कौन सा स्टॉक चला या फिर ये क्या हो रहा है। ये मैंने तो सुना घरों तक, मतलब घरों में डाइनिंग टेबल में ये जी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल। इवन मेरे जो आखिरी साल था कॉलेज में, वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे मेरे क्लासमेट्स, वो भी काफ़ी एक्टिव थे स्टॉक मार्केट में। वो अपने पापा के अकाउंट में या फिर ये थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते थे। सो वहीं से एक था कि कंपनी जो रहती है वहाँ से भी एक सीख भी मिलती है। दो वी आर न्यू एंड नोविस थे, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट पर्सनल ट्रेडिंग कभी किया नहीं था, लेकिन ये तो बातें सुनते वहाँ से अच्छा एक ये फील्ड है, एक्साइटिंग है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रेड यू टुक? मतलब कितनी उम्र आपकी उस वक्त रही होगी? फर्स्ट ट्रेड किसी के भी अकाउंट से या कुछ भी? सो आई थिंक पेपर ट्रेड तो आई थिंक 17-18 साल की एज हो गई, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में थे तो कंप्यूटर लैब में जाके मनी कंट्रोल में लॉगिन आईडी बना देते थे और पेपर ट्रेडिंग वहाँ पे हम करते थे। बट एक्चुअल ट्रेड जो आई थिंक 20 साल की एज में किया होगा, डीमैट ओपन करवा के। मुझे तो आइडिया नाउ सपोज आई एम अ कंप्लीट बिगिनर। आप कमोडिटी अगर किसी को बोलते हो उसको एक वर्ड आएगा, हाउ डू यू एक्सप्लेन कमोडिटीज? सो कमोडिटी इन अ ब्रॉड सेंस अगर हम देखें, सिंप्लीफाई थोड़ा करें इसको, तो एक बेसिक गुड है या फिर रॉ मटेरियल जिसको बाय और सेल हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक में अगर चावल ले लेता हूँ, राइस। यस, तो अगर आप हिस्ट्री में जाए तो पहले बार्टर ट्रांजैक्शन होते थे। ठीक है, आप एक चीज़ लेते थे, मतलब गेहूँ लेना है तो आप सामने किसी को एक कमोडिटी आप दो, उसके सामने आप गेहूँ लेते थे। ऐसे बार्टर सिस्टम चल रहा था। फिर वहाँ से कॉइन इंट्रोड्यूस हुए, बाद में करेंसी आ गया, लेकिन अभी भी वही है कि ग्लोबल ट्रेड जो है काफ़ी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन काफ़ी एक्टिव हो गया है। मार्केट्स भी काफ़ी इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, तो कमोडिटी ट्रेडिंग जो है काफ़ी इजी हो गया है। दुनिया के कोई भी कोने पे कुछ भी होता है, लेट्स से अफ्रीका में माइंस पे कुछ हो रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पे या यूएस की इकोनॉमी पे आ सकता है, बिकॉज दे आर द कंज्यूमर और अफ्रीका जो है प्रोड्यूसर है। तो ये जो इंटरकनेक्शन हो गया उसके कारण भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो कमोडिटी ऐसा जरूरी नहीं कि फिनिश प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। ज़्यादातर सारी कमोडिटीज अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल होती है। क्रूड ऑयल हो गया, आयरन और हो गया जिससे स्टील बनता है। क्रूड ऑयल में से काफ़ी बाय प्रोडक्ट्स निकलती है, पेट्रोल, डीजल, अदर पेट्रोकेमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें भी है। यू मैनेज अ गोल्ड एंड सिल्वर फंड। नाउ गोल्ड, फिजिकल गोल्ड लोगों को समझ में आता है, गहना है, पहन रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं। व्हाट इज़ अ गोल्ड फंड? हाउ डज इट ऑपरेट? तो गोल्ड फंड की बात करें तो इसमें दो तरह के फंड रहते हैं। एक तो आपका हो गया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो रहता है फिजिकल गोल्ड आप लेते हो, उसके सामने आप यूनिट्स इशू करते हो इन्वेस्टर्स को, और वो कोई भी एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर के लिए क्या होता है कि फिजिकल गोल्ड को लिए बगैर, मतलब विदाउट ओनिंग इट, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टिंग इन द पर्टिकुलर गोल्ड। तो उसके यूनिट्स इन्वेस्टर को मिलते हैं और वो एक्सचेंज पे बाय सेल कर सकते हैं।
ओके तो ये गोल्ड ETF हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे नाम है वैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया। ठीक है। सो बेसिकली मैं सोना खरीद के घर पे रखता और वेट करता कि 3 साल बाद बढ़ेगा और मैं इसको बेचूंगा, तो मैं ETF खरीद लूंगा। मैं असली सोना नहीं खरीद रहा हूँ, और ETF को मैं भी 3 साल बाद जब बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा, मुझे वही मार्जिन मिलेगा जो गोल्ड में मिलता है, विदाउट एक्चुअली ओनिंग द फिजिकल गोल्ड। तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो ETF का एडवांटेज वही है कि इन्वेस्टर को एक्चुअल जो कमोडिटी का जो रिटर्न है वो ट्रैकिंग जो है वो मिलता है, बिकॉज ETF ऑलवेज मिरर द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेट्स से गोल्ड। तो गोल्ड की जो रिटर्न है उसका ही सेम रिटर्न ETF आपको प्रोवाइड करेगा। गॉट इट। सिल्वर में भी सेम है? सिल्वर में भी सेम है। गॉट इट। और दूसरा एडवांटेज है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फिजिकल में लेने जाओगे तो आपको ऐसा जरूरी नहीं कि 1 ग्राम लेना है मिनिमम, या फिर 5 ग्राम जो भी है। इसमें आप मिनिमम, जैसे टाटा गोल्ड ETF या टाटा सिल्वर ETF की हम बात करें तो हमारा लोवेस्ट डिनोमिनेशन में हमने यूनिट्स जो प्रोवाइड किया इन्वेस्टर को, मात्र 10 रुपये में आप 1 यूनिट गोल्ड का ओन मुझे कर लग रहा सकते था हो। 500 ऐसा कुछ होगा, 10 रुपये में। यस, हमारा टाटा गोल्ड ETF का पर यूनिट अभी करंटली अराउंड 10 है। सिल्वर में अगेन अराउंड 11 है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी हमने अफोर्डेबल ये प्रोडक्ट बनाया है, लॉन्च किया है। तो जिसके कारण क्या है, आप मिनिमम जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उससे भी आप एक गोल्ड और सिल्वर में आप ओनरशिप ले सकते हो। गॉट इट। फंड ऑफ फंड जो रहता है वो ETF का ही रहता है। लेट्स से गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड। तो वो फंड ऑफ फंड क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है, जिसके पास डिमेट नहीं है या फिर म्यूचुअल फंड के द्वारा वो जो इन्वेस्ट करना चाहता है गोल्ड में, तो वो फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि फंड ऑफ फंड जो है वो पर्टिकुलर ETF को ही अंडरलाइंग होता है। गॉट इट। तो उसमें जो इन्फ्लो आता है वो फंड गोल्ड के ETF में निवेश करेगा। तो ETF गोल्ड पे बेस्ड है एंड फंड ऑफ फंड ETF पे बेस्ड है। जी बिल्कुल। बट उनके लिए जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है, आप बोल रहे हो, क्योंकि ETF के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। ETF ट्रेड्स लाइक अ नॉर्मल स्टॉक। यस। बट फंड ऑफ फंड इज लाइक अ फंड। यस। तो उसके लिए आपको डीमैट नहीं चाहिए वैसे? नहीं, उसके लिए डिमेट नहीं चाहिए। बस म्यूचुअल फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं इसमें। गॉट इट। नाउ व्हाट हैज बीन द हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ अ लाइक गोल्ड फंड विथ रिस्पेक्ट टू मे बी नॉर्मल इक्विटी फंड्स? डिफर है। आई मीन अगर 10 साल का CAGR भी आप ले लो तो तकरीबन 12-15% गोल्ड का रिटर्न दिया है। रिसेंटली अगर आप देखें 2-3 साल में तो गोल्ड ने 30%, 35% प्लस रिटर्न दिया हुआ है। ये साल में अगर आप रिटर्न देखें तो टिल डेट 28% रिटर्न गोल्ड ने दिया हुआ है। सो व्हाट इज दैट रीजन कि कभी ये 30% क्यों हो रहा है? मतलब क्या हुआ था इवेंट जिसके कारण ये जो आप बोल रहे हो 30% आ रहा है? सी, तो गोल्ड को हम पहले से ही देखे जाते हैं कि अगर बात करें ऐसे क्लासेस की तो गोल्ड को हमेशा देखा गया है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हाँ, ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी मार्केट, रिजर्व होता है कंट्रीज का। इक्विटी के सामने उसको डाइवर्सिफाई या फिर हेजिंग के टूल पे लिया जाता है। रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पे इम्बैलेंसेस बढ़ते गए हैं। तो जिसका रिस्क प्रीमियम जो बोलते हैं वो गोल्ड में ऐड हुआ है। गॉट इट। टैरिफ वॉर आप बोल दो, ट्रम्प की फर्स्ट प्रेसिडेंट जो ट्रम्प थी वहाँ से 2016 से टैरिफ वॉर चालू हुआ था, तो अभी तक वो चला आ रहा है। तो उसका भी इम्पैक्ट जो करेंसी पे आता है या फिर बाकी जो सप्लाई डिस्प्लेसमेंट रहते हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ, उसका इम्पैक्ट भी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है इन्फ्लेशन हो गया उसके ऊपर आता है, तो जिसका बेनिफिट गोल्ड को मिलता है। समझ गया। जब भी मतलब मार्केट में थोड़ा उथल पुथल है, थोड़ा सोना साइड कर देता हूँ। जी बिल्कुल। वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, कोविड में जैसे हुआ था पेंडेमिक, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पूरा बंद हो गया, तो उस टाइम एक गोल्ड ही है जो अपना जो वैल्यू है वो प्रोटेक्ट करता है। गॉट इट। बाकी ऐसे क्लास क्या होता है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। एक गोल्ड ही है जो अपना वैल्यू हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। विद दैट वैल्यू कम्स अ क्वेश्चन कि अगर कुछ इसका सप्लाई और डिमांड एक खेल है, ठीक है, अगर सप्लाई लिमिटेड है तो उसका डिमांड बढ़ता जाएगा, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। क्या गोल्ड लिमिटेड है या फिर और लोग माइन कर सकते हैं गोल्ड? तो गोल्ड में जितने प्रूवन रिजर्व्स है दुनिया में वहाँ तक आप माइन कर सकते हो। ठीक है, वो अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद और डिस्कवरी जैसे होती है, लेट्स से कहीं पे भी मिला के यहाँ पे गोल्ड उन्होंने निकाला, टेस्ट किया और बोल सकते ये प्रूवन रिजर्व है, यहाँ से इतना निकलेगा कंफर्म है, वो एक आपका प्रूवन रिजर्व हो गया। तो लेट्स से 100 टन, तो 100 टन तो वहाँ से निकलेगा ही। तो एक होता है प्रूवन रिजर्व, वो एक होता है अनप्रूवन, कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इतना होगा, उसको चेक करने के बाद वो मिलेगा। तो ये माइनिंग का पूरा नेचर है। तो प्रूवन रिजर्व जब तक है तब तक तो गोल्ड रहेगा। सेकेंडरी सोर्स जो रहता है सप्लाई का वो रहता है रिसाइकल गोल्ड। ओके। तो जो ज्वेलरी फॉर्म में जो आता है रिसाइकल गोल्ड, तो हम
अगेन प्राइस बढ़ता है या फिर किसी को बेचना होता है तो ज्वेलरी बेच देते हैं, Yeah. तो वो पिघल के वापस से नया गोल्ड फॉर्म में आ जाता है, नया ज्वेलरी बन जाता है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा चीज़ होता है कि जो टेक्नोलॉजीज में यूज़ हुआ है गोल्ड, मेडिकल सप्लाईज में या कहीं पे भी, वो भी जब स्क्रैप होता है तो वहाँ से गोल्ड निकलता है, वापस से फॉर्म में आ जाता है, बैक टू नॉर्मल फॉर्म। Got it. तो सेकेंडरी सप्लाई जो है रिसाइकल गोल्ड का, वो भी एक है। कोविड के टाइम पे मार्केट्स बहुत नीचे गए थे, इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर उस टाइम पे कैसे होल्ड किया था? तो जैसे हमने बात की, गोल्ड सिल्वर हमेशा सेफ हेवन एसेट माने जाते हैं, ठीक है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन बोलो या फिर मार्केट अनसर्टेनिटी बोलो। तो जब कोविड आया और अनाउंस हुआ लॉकडाउन हो जाएगा, दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद हो जाएगी। हाँ। सो उसका मतलब हुआ कि आपका जो इंडस्ट्रियल यूजेज जो भी हो वो सब बंद हो जाएगा। सो इकोनॉमी प्रोडक्शन कम, कंजम्पशन कम, दैट मीन्स अ पॉज टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। यस। तो उस अगर सिनारियो में अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर सेफ एंड माना जाता है, क्योंकि आपका बाकी सब एसेट क्लासेस जो है वो रिटर्न नहीं देंगे, गोल्ड रिटर्न देगा। गॉट इट। तो उस टाइम गोल्ड में या सिल्वर में अगर आप इन्वेस्टमेंट हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गॉट इट। तो उस टाइम पे वो उतना नहीं गिरे थे जितना बाकी सब गिरा था? उस टाइम पे रैली हुआ था प्राइसेस। अच्छा, ओके। बिकॉज जब भी ऐसा कुछ होता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हाँ। जो सेफर इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, उसमें प्रॉफिट निकल के सेफर इंस्ट्रूमेंट में चले जाते हैं। समझ गया। जैसे रिसेशनरी पीरियड होता है। हाँ। अगेन आपका कोई ऐसे क्लास है, वहाँ पे निकल के आप जो सेफ एसेट है वहाँ पे उसमें चले डालो, फिर जब मार्केट बुलिश दिखेगा तो स्टेबिलिटी इसमें आ जाए, वहाँ से निकल के जो रिस्की एसेट बोलते हैं, इक्विटी या फिर अदर समझ एसेट, वहाँ पे आप आ जाओ। तो आई थिंक वो मार्केट में आई थिंक दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत जरूरी है, लाइक डेट एंड सेफर इंस्ट्रूमेंट। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है करंट मार्केट कि पैसा बढ़ाना तो है बट टाइम आने पे उसको बचाना भी है। Yes, बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि मार्केट में डालो ग्रो करेगा बट डी ग्रोथ भी नहीं होने देना है। दैट इज समथिंग पीपल रियलाइज वेरी लेट। यस। तो इसीलिए अगर आप देखें म्यूचुअल फंड में खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको बेनिफिट देने के लिए मल्टी एसेट स्कीम्स का गॉट इट, ताकि एक मिक्स बैग मिल जाए उनको। तो रेगुलेटर ने भी अप्रूव किया कि मल्टी एसेट अगर आप एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये जो मार्केट सिनारियोज है उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है। गॉट इट। इफ आई एम एन रिटेल इन्वेस्टर वेरी यंग, 25-30 years old, आफ्टर ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग, आई सेव्ड 100 rupees, let's say. Out of that 100 rupees, how much should I put in gold, silver kind of funds, so that rest I can put maybe in equity or something else? तो देखिए, करंट मार्केट सिनेरियो की बात करें तो रिसेंटली जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल इम्बैलेंसेस बढ़ गए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसा हो रहा है, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी बाइंग बढ़ रही है गोल्ड की, और जिस तरह का टैरिफ वॉर इंटेंस हो रहा है, तो मेजर इकोनॉमीज अगर यूएस की बात करें तो उसके लिए भी आगे का वाला जो पीरियड है वो काफ़ी हार्ड होने वाला है। तो ऐसी चीज़ों में गोल्ड तो एक ऑप्शन आपका रखना ही चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं, प्लस साइक्लिकल जो सपोर्टिव फैक्टर्स है, इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, ये सब भी गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। प्लस जो प्रॉक्सी वॉर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नो कंट्री वांट्स टू एंगेज इन डायरेक्ट वॉर, तो प्रॉक्सी वॉर्स चलते रहेंगे, तो ये रिस्क प्रीमियम जो है वो गोल्ड में रहेगा हमेशा। ठीक है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो उस 100 में से मैं कितना पार्ट, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में एक कांस्टेंट फैक्टर रहना चाहिए एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन गया तो आप गोल्ड में स्विच हो गए। हाँ, आपको एक पोर्शन रखना ही है, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर का मिक्स करंट मार्केट सिनेरियो से हम सजेस्ट करते हैं कि आप दोनों में निवेश करें। 60-40 या 70-30 का प्रोपोर्शन के साथ 10 to 15% आप गोल्ड और सिल्वर में Got it. Out of that 100 rupees, 10 to 20 rupees I can put in gold and 10 silver. to 20 gold and silver. And उसके बीच का split you are saying 60-40 depending on what. Yes. Because silver एक ऐसी commodity है जो अभी limelight में है because of the requirement of silver in the industrial metal as an industrial metal. Okay, हाँ, क्योंकि मैंने सुना था सिल्वर बहुत बढ़ रहा है, Renewables हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, इसमें सिल्वर का यूजेज काफ़ी बढ़ गया है। Okay. तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो होगी, आई मीन जो करंट ग्लोबल इकोनॉमी से रिकवर करेगी, तो सिल्वर का यूजेज बढ़ेगा। If you're managing maybe a fund which has like 1,000 crores of asset versus a fund which has like 5,000 or 10,000 crores of assets, what is the difference between managing like these two in terms of strategy, thought process? सो कोई भी फंड जब लॉन्च होता है तो उसका फंड्स फिलोसॉफी इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है वो पहले से सेट होता है। बिकॉज जो फंड हम लॉन्च करते हैं उसमें हम क्लियरली मेंशन करते हैं कि वी आर गोइंग टू फॉलो दिस इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, और यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे। तो एक प्रोसेस अगर सेट है तो फिर उसको फंड को मैनेज करना उतना डिफिकल्ट नहीं रहता। ओके, ठीक है। तो अगर इफ फंड इज़ 1,000 करोड़ या फिर 5,000 करोड़, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सेम रहता है दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि वो बड़ा है तो उसकी तरफ ज़्यादा रहेगा, वैसा है। एडवांटेज जो मिलता है वो बड़े फंड में जो है वहाँ पे ज़्यादा मिलता है ऑन रिडम्पशन एंड क्रिएशन साइड।
तो अगर फंड बड़ा है तो मेरा रिडम्पशन अगर आता है छोटा बड़ा तो वहाँ पे मैनेज होता है। अगर फंड साइज छोटा है तो वहाँ पे मुझे एक्टिवली थोड़ा वहाँ पे मैनेज कैश जो रिक्वायरमेंट है वो उसको वहाँ पे क्रिएशन मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो डिफरेंस वही है। अदरवाइज ईजी या बोले हार्ड बोले वैसा कुछ नहीं होता। वंस प्रोसेस इज सेट, प्रोटोकॉल सेम होता है। यस यस, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। नाउ अगर कोई जैसे ETF है गोल्ड पे डिपेंडेंट है, राइट? तो आज बहुत लोगों ने गोल्ड ETF में पैसा डाला। लेट्स सपोज टोटल छोटे छोटे 100 लोगों ने मिला के आज जैसे 2 या 5 करोड़ का लोगों ने नया गोल्ड ETF खरीदा। When do you also then you have to buy gold, right? क्योंकि लोगों ने ETF खरीदा, you have to back it by actual physical gold. Yes. तो when does that happen कि यार आज 5 करोड़ का लोगों ने ETF खरीद लिया, मुझे अब उतने का गोल्ड खरीदना होगा, ये कब कैसे होता है? सो ETF जो प्रोसेस है वो रहता है सेम डे हमको गोल्ड लेना पड़ता है। लेट्स से आज किसी ने पैसा डाला है तो आज ही मुझे उसको निवेश करना है। और उसके साथ मुझे जो फिजिकल गोल्ड है वो बाय करना है। ओके, तो सेम डे ये प्रोसेस रहता है। ओके, सो यू हैव लाइक मतलब कनेक्शन होता होगा कि भाई इतना गोल्ड यहाँ से यहाँ हो जाएगा उसी दिन। यस, तो एज पर रेगुलेटर जो मार्केट मेकर्स रहते हैं या फिर बुलियन डीलर्स रहते हैं वो एक एम्पैनलमेंट होता है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जिनसे हम गोल्ड बाय करते हैं। और वो गोल्ड जो है वो RBI अप्रूव्ड जो वॉल्ट रहते हैं उसमें स्टोर रहता है। तो जहाँ पे पूरा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, प्योरिटी सेम जो है जो रेगुलेटर ने प्रोवाइड बताया है कि आपको ये प्योरिटी लेना है, वही गोल्ड हमको लेना होता है। तो ऑल रेगुलेटरी चेक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वो सब फॉलो करके ये गोल्ड जो है एकदम सेफ रहता है इन्वेस्टर्स के अकाउंट के नाम पे, बिकॉज वी आर मैनेजिंग इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर है उसी के नाम पे यूनिट्स हम इशू करते हैं। तो अगर 1 किलो गोल्ड हमने लिया है उसमें 10 इन्वेस्टर थे तो 1 किलो में 10 का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, वैसा समझ गया, फ्रैक्शनल। यस। तो एक तो हो गया ये फिजिकल गोल्ड हो गया। कुछ टाइम पहले ऑल दिस स्टार्टअप स्टार्टेड सेलिंग डिजिटल गोल्ड, सारे ऐप्स में डिजिटल गोल्ड मिलने लगा। उसका थोड़ा आप कॉन्सेप्ट बताओ, क्या इज इट सेम वैल्यू है गोल्ड का या कैसे वो उसका अंडरलाइंग क्या है डिजिटल गोल्ड का? सो डिजिटल गोल्ड अगेन ETF जैसे हो गया, लेकिन उसमें यूनिट्स आपको नहीं मिलता। आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो उसी के नाम पे आपको जो डिजिटल फॉर्म में आपका आ गया। लेट्स से उनका जो भी प्रोपोर्शनेट है 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम आपने निवेश किया वो आपको डिजिटल रिसिप्ट आपके नाम पे आ गया। ओके, नाउ कैन आई बाय गोल्ड आउट ऑफ दैट रिसीट और बस मैं उसको बेच दूंगा, वापस से पैसे ही हो जाएंगे? कुछ जो डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं वो ऑप्शन देते हैं कि आप फिजिकल फॉर्म बाय कर सकते हो आफ्टर रिडीमिंग द डिजिटल रिसिप्ट। और कुछ रहते हैं कि जो आपको पैसा देते हैं आप जाके आई थिंक बेनिफिट वही है दैट यू डोंट हैव टू ओन इट एंड सेफ कीपिंग का टेंशन नहीं होता। यस, बेनिफिट दोनों चीज़ में वही है कि आपको एक फिजिकल जो ओनरशिप है जिसके पास लेट्स से लॉकर नहीं है या फिर बड़ा क्वांटिटी है या फिर थेफ्ट का इशू रहता है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है बिकॉज आपका जो है डिजिटल फॉर्म में गोल्ड रहता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स लाइक क्रिप्टो? क्योंकि US में तो क्रिप्टो ETF हो गया लास्ट ईयर, पीपल आर बाइंग, बड़े बड़े कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक जैसे कंपनीज नाउ हैव बिटकॉइन रिजर्व्स। यस, सो हाउ डू यू सी दैट चेंज एंड डू यू थिंक इंडिया में वो आगे फ्यूचर में आएगा, क्या है? तो क्रिप्टो की बात करें तो अभी भी इंडिया में ट्रेडिंग एंड ओनरशिप लीगल है। बट अभी भी क्रिप्टो को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं मिला, रेगुलेट नहीं किया है, टैक्सेशन कर दिया है, बट देयर आर नो लॉज। तो कुछ कंट्रीज में लीगल टेंडर भी है लेकिन इंडिया में अभी भी उसको लीगल टेंडर नहीं किया। तो इट्स अ लॉन्ग रोड फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स और इवन रेगुलेटर्स टू रिकग्नाइज एज ए लीगल टेंडर और एज ए क्लास, बिकॉज इसमें क्या होता है एक लीगल फ्रेमवर्क या फिर सेफगार्ड्स की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज़रूरी, बिकॉज क्रिप्टो एक ऐसी एसेट क्लास है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। वर्चुअल डिजिटल एसेट उसको बोला जाता है। तो उसी के कारण काफ़ी स्टेप्स अभी लेने बाकी है। सेबी आई थिंक बहुत गवर्नमेंट और रेगुलेटरी की तरफ से ये सब जब क्लियर होगा उसके बाद हम देख सकते हैं। तो काफ़ी लंबा इसमें समय है कि क्रिप्टो ETF लॉन्च हो सके। उसको भी कमोडिटी नहीं बोलेंगे ना, वो तो कुछ और है, एक डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं या फिर जो भी नाम दे अभी, वर्चुअल डिजिटल एसेट या फिर VDA बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट। नाउ इक्विटी मार्केट तो वोलेटाइल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आई थिंक गोल्ड के भी हैं, बट वोलेटिलिटी अगर हम देखें एक लोअर लेवल और एक अपर लेवल, इक्विटी इतने में बाउंस ये कर सकता है, गोल्ड का क्या है, कितना ऊपर नीचे होता है या बहुत स्टेबल है, बिल्कुल ही कम होता है परसेंट, वो रफली एक आइडिया? सो रफली अगर देखें, अगर इक्विटी मार्केट्स की अगर एनुअल वोलेटिलिटी बात करें तो लेट्स से
15 से 20% अगर है यस, तो गोल्ड की 10 to 11% रहेगी. ऑलमोस्ट हाफ आप ले लो. ऑलमोस्ट हाफ गॉट इट, गिन सकते हैं गॉट उसको. इट. तो उस हिसाब से लोग अपना रिस्क हेज कर बिकॉज सकते गोल्ड हैं. में वही है कि साइक्लिकल कॉमोडिटी है तो साइक्लिकल प्ले रहता है. अभी अनसर्टेन टाइम है या फिर ग्लोबल इम्बैलेंसेस है तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा. लेकिन जब मार्केट स्टेबल हो गया, इकोनॉमी रिकवरी चल रही है तो गोल्ड प्राइस विल बी स्टेडी. गॉट इट, गॉट तो इट. ये सारे इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में गोल्ड में रहते हैं. नहीं, बहुत कुछ मुझे पता चला गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में. नाउ एट लेमन आवर मिशन इज टू लाइक सिंप्लीफाई फाइनेंस एंड मेक इन्वेस्टिंग ईजियर, बिकॉज ऐप के थ्रू आप बहुत कम टाइम में इजीली खरीद सकते हो. पहले बहुत पेपर खरीदना होता था, राइट? Yes. तो वो हम ऐप के थ्रू ईजी कर रहे हैं लोगों के लिए. नाउ आई वुड लव फॉर यू टू शेयर लाइक 2 or 3 pieces ऑफ एडवाइस टू अ न्यू एज इन्वेस्टर हु इज गेटिंग इन टू द मार्केट. कि क्या एडवाइसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टॉक मार्केट और विथ रिस्पेक्ट टू गोल्ड एंड सिल्वर? अगर फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यंग इन्वेस्टर्स के लिए वही एडवाइस है कि आप सेट योर फाइनेंशियल गोल राइट और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट मिक्स आपका चूज़ करें. जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपको चूज़ करना है वो स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग एंड डिसिप्लिन रहिए. समझ गया. अननेसेसरी जो नॉइज आता रहता है मार्केट से या फिर अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ना दें. आप अपना जो गोल है उसको फॉलो करके इन्वेस्टेड रहे. बहुत एक कॉमन टर्म है टिप्स आ रही है यहाँ से, टिप्स उससे थोड़ा बचे. यस यस. नाउ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, दिस और दैट, यू नीड टू क्विकली टेल मी एंड यू कैन गिव मी अ रैशनल व्हाई. मे बी गोल्ड और बिटकॉइन? गोल्ड. प्रूवन एसेट. रेंट और बाय हाउस? That depends on individuals, financial goal and geography also. Can someone consider house as an asset? Yes. Okay. If it's a growing market, तो asset हो सकता है. ठीक है, तो उसको as an investment opportunity की तरह देख सकते हैं, buying real estate? जी बिल्कुल. ठीक है. Equities और real estate? Equities. Equities. ठीक है. A good book or a gripping web series? I think both. Okay. In weekdays, good book. In weekend, good. Any book you want to suggest to someone in terms of finance या कुछ और? There are many books, so I will leave it to individual only. Okay. How they want to, Got it. pursue the. Biggest market force, fear or greed? I think fear and greed both. Greed remains constant in every, market cycle. It is fear that includes greed. Let's say if market is crashing, then someone is selling because of the fear of losing the money. So greed also है, वहाँ पे है. Nice point. And market rally हो रहा है, तो FOMO, fear of missing out. तो वहाँ पे भी greed तो है ही. So I will say fear and दोनों greed mix. वो दोनों mix है. एक दूसरे को drive कर रहे हैं. Yes. बहुत मजा आया सर. Nice to talk to you. I hope you enjoyed also. Yes, same here. And to the viewers, if you enjoyed watching this video, do choose to like and subscribe and let us know in the comments which funds do you have from Tata Mutual Fund. And I'll see you next time. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.